Hello students and dear viewers, a very good evening to all of you. And today in this lecture we are going to discuss about the digestion and absorption. Both digestion and absorption are comes under the heading of digestive system, and the digestive system includes the alimentary canal as well as the digestive glands. So before starting the detailed descriptions, first of all we know about the definition of digestion as well as we have idea about the alimentary canal, that is the digestive system. So टॉपिक का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. देखिए, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, फैट है, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जो हम भोजन में लेते हैं. इनको नीड्स द डाइजेशन. जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं उनको डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि जब तक डाइजेस्ट नहीं होंगे तब तक ये डिफ्यूज नहीं होंगी डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल. तो जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं they must need the digestion. If they are not digested, they are not diffused into the different region of the cell, and cell cannot getting the energy. So it is very very important that all the complex food material, they must be digested, and after that, after the process of digestion, these may be diffused into the different part of the cell and the cell gets the energy. So the complex food material is like protein, fat, carbohydrate, nucleic acid needs digestion. इनको पाचन की ज़रूरत होती है. विटामिन, वाटर, मिनरल्स डायरेक्टली absorb in the body, they do not needs the digestion. आप बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस. डाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है इन व्हिच द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वन. डाइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन व्हिच द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वंस. पाचन एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं कन्वर्टेड माने बदल जाते हैं इनटू द सिंपलर वन का मतलब साधारण में. सो द डाइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस. डाइजेशन एक जटिल प्रक्रिया है. डाइजेशन इज द कॉम्प्लेक्स एंड केमिकल प्रोसेस कह सकते हैं. तो जो पाचन है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन के जटिल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो साधारण सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की. अगर हम मानव की डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या मैमल के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इट इंक्लूड द एलिमेंट्री कैनाल. इसके अंतर्गत आती है आहार नाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ. आप जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से स्टार्ट होती है. ठीक है, कोई भी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से. इस बात को याद रखिएगा. एलिमेंट्री कैनाल इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, या माउथ से स्टार्ट होती है, एंड इंड्स टू द एनस, और इनस के पास जाकर के ये ख़त्म हो जाती है. एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, और यह निम्न हिस्से में विभक्त रहती है. सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ. आप जानते हैं कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वो होती है जिसमें दो के दोनों अपर्चर पाए जाते हैं. पहला अपर्चर है माउथ और दूसरा अपर्चर है एनस. तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वो होती है इसमें दोनों अपर्चर हों. इन केस ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड. सो द एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स टू द एनस एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. निम्न हिस्से में विभक्त रहती है. नंबर 1 है माउथ, नंबर 2 बक्कल कैविटी और माउथ कैविटी, नंबर 3 फायरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस.
अब इसके बाद हम बताएंगे सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे आगे बताते हैं कि सैलाइवरी ग्लैंड्स क्या हैं। नाउ बी मूव फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर दिस वी हैव टू डिस्क्राइब दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द टू एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फर्स्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल, जिसके डिफरेंट पार्ट्स को मैंने बताया। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स कौन है, देखिए इस फिगर में दिखाया गया है। जैसे नंबर 1 है माउथ, इसको कहते हैं इपीग्लाटिस। माउथ जो है ये है, माउथ के अंदर होती है बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। उसके बाद ये फायरिंग्स है, इसको कहते हैं ग्रसनी। इपीग्लाटिस कहते हैं उपजिह्वा। ठीक है, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है, जो मुख के अंदर गैरिंग्स ग्रसनी के ऊपर लटकती रहती है, दैट इज नोन एज इपीग्लाटिस। उसके बाद है लैरिंग्स। लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन पे थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो हो गई माउथ, माउथ के अंदर माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, फिर फायरिंग्स, फिर एक कंडक्टिंग ट्यूब है, देखिए एक नली आ रही है, जिससे भोजन आ जाता है स्टमक में। दिस ट्यूब इज नोन एज आसोफेगस। इसका डाइजेशन में रोल नहीं रहता है, इसके अंदर से कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं निकलते हैं। इसका काम इतना ही होता है कि दे आर गोइंग टू ट्रांसफ़र द फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू द स्टमक थ्रू द आसोफेगस। क्योंकि बक्कल कैविटी में यानी माउथ कैविटी में भोजन का डाइजेशन होगा, भोजन जो है बोलस के रूप में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा बक्कल कैविटी के अंदर। फिर यह है स्टमक, उसके बाद स्प्लीन, दोनों तरफ लीवर होते हैं। फिर उसके बाद हो गए आ जाएगा ड्यूडेनम विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद जेजनम होगा। ठीक है, उसके बाद इलियम विद द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैंक्रियास है, उसके बाद ये गाल ब्लेडर है, कोलन है, ये तो अपेंडिक्स है। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। ये स्प्लीन है, इसको हम ब्लड बैंक कहते हैं। ये स्टमक है, बीच में भरा बड़ा सा। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है ड्यूडिनम, सेकंड होता है जेजनम, थर्ड होता है इलियम। उसके बाद चारों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर कंप्लीट होती है उसका नाम है रेक्टम, बाहर खुलती है एनस के रूप में। एनस के में एक अवरोधक लगा होता है, उसको कहते हैं एनल स्फिंक्टर। ठीक है, सो whole of the alimentary canal is divided into mouth or buccal cavity, pharynx, esophagus, then stomach, then small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है आपका, पहला है ड्यूडिनम, यहाँ आ गया, फिर दिखा रहा है इलियम, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद रेक्टम और एनस। इसके बाद हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इट इंक्लूड्स द नंबर 1 सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इसके अंतर्गत आता है लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैंक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर से भी सिक्रीशन निकलते हैं। दे आर सीक्रेट द वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स। ठीक है, इसके बाद दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असेंबली। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन विच वी आर ट्राई टू एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे पैंक्रियास क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। लीवर क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। माउथ के अंदर क्या पाई जाएगी, सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाएगी। इलियम के अंदर, ड्यूडिनम के अंदर जो भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनको कहेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और स्टमक के अंदर पाई जाएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन द स्टमक, बाकी सब मैंने बता ही दिया आपको। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द होल एलिमेंट्री कैनाल इन व्हिच यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एज लाइक माउथ, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। You can also observe the various digestive glands as like the salivary glands that is found in the mouth cavity or buccal cavity, as like the parotid glands, submaxillary oblique submandibular glands. You can also observe the sublingual glands that is found in the mouth cavity. You can observe the liver, you can observe the pancreas, you can observe the gastric glands found in the stomach as well as intestinal glands.
So this is the structure of the alimentary canal, which we can observe the different parts of the alimentary canal as well as the digestive glands. इसके आगे हम मूव करेंगे और बताएंगे आपको कि डाइजेशन की एक और डिफिनीशन बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि ह्यूमन है यानी हम मानव, हमारा फूड मटेरियल्स क्या है, कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं, कौन सी सिंपलर फूड मटेरियल हैं, किनको डाइजेशन की ज़रूरत है, किनको नहीं है। along with we are also explain the digestion in the different region of alimentary canal. So we let us move forward in the next. फूड ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का भोजन हो और अदर एनिमल का हो, किसी दूसरे जंतु का हो। जैसे दूसरे अदर एनिमल की बात करेंगे, जैसे लाइक ग्रास, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे काउज है, बफेलोज है, या आपके दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, दे आर टेकिंग द ग्रास, घास खाते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, ह्यूमन का भोजन क्या है, राइस है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं। तो इसमें मुख्यतः पाया क्या जाता है, तो हमारे भोजन में पाया क्या जाता है, फूड में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट है। भाई कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट। इनको बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन से जो होती है नई नई सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आर्गन बनते हैं, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनते हैं। प्रोटीन से क्या बनती है, बॉडी बिल्डिंग सब कंपोनेंट है। फैट क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट है। इनसे क्या मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए एंड आरएनए कंपोनेंट है। विटामिन, मिनरल, वाटर, दीज आर मेटाबॉलिक रेगुलेटर। विटामिन हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, इनको मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहते हैं। दीज आर माने ए हैं, मेटाबॉलिक माने उपापचयी, रेगुलेटर माने होता है नियंत्रित करने वाली। यानी दीज आर द सब्सटेंसेस दे हैव टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। चूँकि ये उपापचयी क्रियाओं को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, इसीलिए इनको मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स कहते हैं। नो नीड फॉर डाइजेशन, इनको डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वाटर हैं, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड, ये सीधे के सीधे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। अब क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा, बहुत ध्यान से पूर्वक इसको नोट करिएगा, वॉच करिएगा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन से राइज होंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या ये राइज होंगे, देन द क्वेश्चन इज दैट व्हाई नीड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो एक प्रश्न उठता है, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, इनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब क्वेश्चन इस बात का है कि व्हाई नीड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। सवाल तो उठता ही है, क्वेश्चन तो उठेंगे ही। भाई कार्बोहाइड्रेट की क्या ज़रूरत है डाइजेशन की, प्रोटीन की क्या आवश्यकता है, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की क्या ज़रूरत है। ठीक है आवश्यकता क्या है, ऑल ऑफ दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। यानी कि आवश्यकता क्यों है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ऑल ऑफ दीज माने ये सभी, आर माने हैं, कॉम्प्लेक्स माने जटिल, सब्सटेंस माने पदार्थ। क्योंकि ये सारे के सारे जटिल पदार्थ हैं, इन्हें नॉन डिफ्यूजिबल फार्म। नॉन डिफ्यूजिबल फार्म का मतलब जो फैलने योग्य ना हो, प्रसरण की योग्य ना हो। नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब डिफ्यूज माने फैलना, प्रसरण करना, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ये नॉन डिफ्यूजिबल हैं, मतलब ये फैलेंगे नहीं, इनमें प्रसरण नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा। ठीक है, इट कैन नॉट यूटिलाइज बाय द बॉडी, शरीर इनको यूटिलाइज नहीं कर सकती है जब तक इनका डाइजेशन नहीं होगा। तो प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में है। जब तक ये डिफ्यूज नहीं होंगे तब तक बॉडी इनका यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, इसीलिए इनको नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट करना होगा।
क्योंकि अगर नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट नहीं होगी तो बॉडी इनका यूटिलाइज नहीं करेगी और बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अब यहाँ से बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ डाइजेशन, पाचन की परिभाषा क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड, कॉम्प्लेक्स माने जटिल, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू दियर सिंपल एंड डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट्स ब्रैकेट में फॉर्म्स बाय द हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज नोन एज डाइजेशन। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब ऐसे एंजाइम, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लिटिक माने स्प्लाइटिंग, ऐसे एंजाइम जो वाटर की मदद से एक्शन करते हैं, ऐसे एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से जो जटिल और नॉन डिफ्यूजिबल फूड होते हैं, डिफ्यूजिबल शब्द बना है डिफ्यूजन से, यानी फ्रॉम, डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब तक डिफ्यूज नहीं होंगे तब तक सेल को अंदर प्रसरण नहीं होगा, सेल के अंदर फैलाव नहीं होगा और सेल जो है इनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो जो कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड होते हैं, जटिल और प्रसरण न करने वाले जो भोजन होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, साधारण सिंपल में, और डिफ्यूजिबल माने फैलने वाले प्रोडक्ट्स में। क्योंकि डिफ्यूज हो जाएंगी, इनका प्रसरण होने लगेगा, इनका फैलाव होने लगेगा, तब ये जा करके सेल में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड होते हैं वे सिंपल और डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं डाइजेशन। सो द डाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच with the help of the hydrolytic enzyme the complex and non-diffusible foods they are converted into the simpler and diffusible forms। एक डिफिनीशन और बता दूं आपको, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच, ऐसे आपको मुंहजबानी याद कर लीजिए, डाइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस बाय व्हिच द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड into their simpler forms and then absorbed by the blood stream। एक लाइन में आप मुंहजबानी लिख सकते हैं डाइजेशन की डिफिनीशन, इसके अलावा जो यहाँ पर लिखी गई है, डाइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस बाय व्हिच द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू दियर सिंपलर फॉर्म। ठीक है, अब बात करेंगे बेसिक टाइप ऑफ डाइजेशन की। अगर डाइजेशन की बात करें तो दो तरह के होते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। पहला है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा माने होता है विद इन, सेलुलर माने कोसा, ऐसा डाइजेशन जो सेल के अंदर हो उसे कहता है इंट्रा सेलुलर, विद इन द सेल। जैसे प्रोटोजोआ हैं, पोरीफेरा हैं, इन फूड वैक्यूल विद इन द सेल। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स द डाइजेशन व्हिच इज कंप्लीटेड विद इन द सेल। इंट्रा सेलुलर माने अंतःकोशीय, ऐसा पाचन जो सेल के अंदर होता है उसे इंट्रा सेलुलर कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है। प्रोटोजोआ में डाइजेशन कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के अंदर। पोरीफेरा में सेल के अंदर होता है, क्वानोसाइट या क्वानोडर्म के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, द डाइजेशन व्हिच इज फाउंड आउटसाइड ऑफ द सेल इन द एलिमेंट्री कैनाल, इन एलिमेंट्री कैनाल आउटसाइड ऑफ द सेल, जो कोसा के बाहर होता है, आहार नाल के अंदर होता है, ट्यूब के अंदर होता है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के मैमल तक, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के मैमल तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तीसरा है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। कुछ फाइलम होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है। इसको मिक्स्ड टाइप ऑफ डाइजेशन कहते हैं, जैसे सिलेंटेटा है। ठीक है, अब हम फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं और बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन की बात करेंगे। देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ, नाम लिखा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा क्या शब्द है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजियोलॉजी माने होता है कार्य की, ठीक है, डाइजेशन की माने पाचन की। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन
मैमल। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन माने होता है पाचन की कार्य की, जो किसके अंदर पाई जाती है? ह्यूमन के अंदर, मैमल के अंदर। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल, क्योंकि ह्यूमन भी मैमल में ही आता है, तो समझिए ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस माने प्रक्रिया, डाइजेशन माने पाचन की। जो पाचन की प्रक्रिया होती है, हम जानते हैं पाचन दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ब्रैकेट में बोथ फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल माने भौतिक, केमिकल माने रासायनिक, अकर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरह से पाचन की जो प्रक्रिया होती है, चाहे भौतिक डाइजेशन हो, भौतिक पाचन हो, चाहे रासायनिक हो, ये सब जो होती है शरीर के विभिन्न हिस्सों में पूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल माने सबसे पहले इट इज स्टार्टेड इनटू द बक्कल कैविटी। सबसे पहले डाइजेशन की जो प्रक्रिया है बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में स्टार्ट होती है और माउथ कैविटी में होती है। लेकिन मुख गुहा में सबसे पहले फिजिकल डाइजेशन होगा। तो नंबर 1 क्या है? फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है? मैस्टिकेशन, चबाना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड कंपोनेंट इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट। इसके अंतर्गत करते क्या हैं? तो पहला जो फिजिकल डाइजेशन होता है उसको कहते हैं मैस्टिकेशन, चबाना। ब्रेकिंग डाउन माने तोड़ देना, किसको? आप लार्ज फूड कंपोनेंट को, भोजन के जो बड़े बड़े घटक होते हैं, इनटू माने में, स्मॉलर माने छोटे, कंपोनेंट माने घटक। इस तरह से भोजन के बड़े बड़े कंपोनेंट्स को छोटे छोटे घटक में तोड़ देते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन। इसको कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। दूसरा है केमिकल डाइजेशन, रासायनिक पाचन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, रासायनिक पाचन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सैलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है? जो हमारे मुख के अंदर सैलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है बक्कल कैविटी के अंदर, वो सीक्रेट करती है सैलाइवा, जिसको हम लार कहते हैं। ह्यूमन में 3 तरह की सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। पैरोटिड होती है जो चीक्स से मुँह होती है, गाल में होती है। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरीज बिलो द मैक्सिला। अपर जबड़े और लोअर जा, अपर जा और लोअर जा के एंगल में पाई जाती हैं। जहाँ अपर जा और लोअर जा मिलते हैं उसके कोने में पाई जाती है। सब लिंगुअल कहाँ पाई जाती है? बिलो द टंग, इनसाइड द जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन के बगल पाई जाती है, टंग्स के नीचे। एक चीज़ को और ध्यान देना है, यहाँ पर जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं जो चीक्स में पाई जाती है, ये या करके बक्कल कैविटी में खुलती है स्टेंसन डक्ट के द्वारा। तो याद रखना, कभी कभी कंपटीशन में पूछते हैं जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है वो बक्कल कैविटी में किस डक्ट के द्वारा खुलती है? तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स है स्टेंसन डक्ट के द्वारा, STENSON। तो स्टेंसन डक्ट के द्वारा खुलती है बक्कल कैविटी में। सब मैक्सिलरीज या सब मैंडिबुलरीज जो होती है ये व्हार्टन डक्ट के द्वारा जाकर के खुलती है, किसमें? बक्कल कैविटी में। सब लिंगुअल जो होती है वो डक्ट ऑफ रिबिनस के द्वारा जाकर के खुलती है माउथ कैविटी में। ठीक है, बिकॉज वी आर एक्सप्लेंड हियर मैमल, चूँकि हम यहाँ मैमल की बात कर रहे हैं तो मैमल जैसे रैबिट है, इसमें एक और एक्स्ट्रा सैलाइवरी ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं जाइगोमैटिक। ये चीक्स में पाई जाती है जो ह्यूमन में एब्सेंट होती है। तो रैबिट में 4 सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। चौथे का नाम है जाइगोमैटिक, चीक में होती है जो कि एब्सेंट होती है ह्यूमन में। तो ह्यूमन में टोटल कितनी सैलाइवरी ग्लैंड्स हो गई? 3। फर्स्ट का नाम क्या है? पैरोटिड। सेकंड का नाम क्या है? सब मैंडिबुलरीज और सब मैक्सिलरी। थर्ड का नाम है क्या है? सबलिंगुअल। पैरोटिड्स कहाँ पाई जाती है? चीक्स में पाई जाती है। पैरोटिड्स खुलती कैसे है माउथ कैविटी में? किस डक्ट के द्वारा? स्टेंसन डक्ट के द्वारा। जो भी सैलाइवा और जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं स्टेंसन डक्ट के द्वारा ला करके पोर माने उड़ेल देती है। कहाँ पर? वो गुहा मानी बक्कल कैविटी में। सब मैंडिबुलरीज और सब मैक्सिलरीज क्या होती है? व्हार्टन डक्ट के द्वारा खुलती है। कहाँ पर? बक्कल कैविटी में। सब लिंगुअल किसके द्वारा खुलती है? डक्ट ऑफ रिबिनस के द्वारा। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे हम फॉरवर्ड होते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड अगेन। ठीक है, now we again move forward and again we will discuss
about the composition of saliva as well as the process of digestion that is happening inside the mouth। ठीक है, हम बात करेंगे इसके आगे की, कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा किससे किससे मिलकर बना होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, ऑल एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन, वह समस्त एंजाइम जो डाइजेशन में सम्मिलित होते हैं, आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एंजाइम्स डाइजेशन में सम्मिलित होते हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, वह सभी एंजाइम जो डाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। इट मीन्स, हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या है, दैट ऑल दीज एंजाइम रिक्वायर्स वाटर फॉर दियर डाइजेशन। इसका मतलब है कि पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम वह होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको डाइजेशन यानी पाचन करने के लिए वाटर यानी पानी की आवश्यकता होती है। बिना वाटर के वो एक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर नोन एज दोज एंजाइम्स दे नीडेड वाटर फॉर दियर डाइजेशन। बाकी एक डाइजेशन एब्जॉर्बेशन हम पढ़ा ही रहे हैं, BMR। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा पे ध्यान दीजिए। सलाइवा किससे मिलकर बनी हुई है। सलाइवा में pH कितना है 6.8, वाटर कितना है 99.5, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट है 0.5%, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन जो कि इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और लाइसोजाइम जो है ऑर्गेनिक है, एंटी माइक्रोबियल है, यानी ये माइक्रोब्स के खिलाफ एक्शन लेता है। जब किसी बैक्टीरिया को हम भोजन के साथ या किसी रूप में हमारे बक्कल कैविटी में आ जाती हैं बैक्टीरिया, तो इस लाइसोजाइम जो होता है उनकी सेल वॉल को ब्रेक कर देता है और बैक्टीरिया को डिजॉल्व कर देता है, इससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। थायोसाइनेट, ये भी एंटी माइक्रोबियल है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा म्यूसिन होती है, म्यूकस पाया जाता है सलाइवा में। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, कंपोजिशन है किसका, सलाइवा का। आगे देखिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन माउथ। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि माउथ में डाइजेशन कैसे होते हैं। क्लियर, क्लैरिटी की बात कर लेते हैं। हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हैपनिंग इनसाइड द माउथ। अब जैसे माउथ कैविटी के अंदर जैसे हमने भोजन लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो माउथ कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर फर्स्ट हेडिंग है डाइजेशन इन माउथ कैविटी, मुख गुहा के अंदर पाचन। जैसे स्टार्च है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करेंगे। फर्स्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम स्टार्च ले लिए, स्टार्च का डाइजेशन है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। इस पर टाइलिन एंजाइम, टाइलिन कहाँ पाया जाता है, टाइलिन एक एंजाइम है, इसको हम सैलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। कहाँ से निकलता है, पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है। तो अब टाइलिन एंजाइम जो है, जो कि जिसको हम सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, इसका एक्शन किस पर होगा, स्टार्च पर होगा। लगभग 6.8 pH होगा। और जो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, कन्वर्ट होगी माल्टोज में। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। तो मैक्सिमम स्टार्च डाइजेशन अकर्स इन द माउथ कैविटी। जो मैक्सिमम स्टार्च का डाइजेशन होता है माउथ कैविटी में होता है लगभग 30%। जितनी भी हम पॉलीसेकेराइड लेते हैं, जितने भी हम लोग पॉलीसेकेराइड्स भोजन में लेते हैं, आहार में लेते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उसका 30% डाइजेशन जो है माउथ कैविटी में हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, सो द स्टार्च, आपको समझ में आ रहा है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, किसका एक्शन हुआ, टाइलिन एंजाइम का। उसका दूसरा नाम क्या है, सैलाइवरी एमाइलेज। कन्वर्ट किस में हो गई, स्टार्च कन्वर्ट हो गई माल्टोज में। तो माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। ठीक है, RML। ये माल्टोज क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है जो कि डाइसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट हो गई किसमें, डाइसेकेराइड में, जो कि एक रिड्यूसिंग शुगर है। नाउ अब क्या हो गया, जो भोजन है, नाउ फार्म ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू द बोलस। अब जो भोजन होता है उसका स्वरूप चेंज हो गया बक्कल कैविटी के अंदर।
नाउ माने अब, फार माने स्वरूप, फूड माने भोजन का, कन्वर्टेड माने बदल जाता है, इनटू द बोलस। अब भोजन का जो स्वरूप है बदल जाता है, बोलस माने लुगदी जैसा हो जाता है, लुगदी जैसा। नाउ बोलस रीचेज इनटू द फायरिंग्स। अब बोलस कहाँ पहुँच जाता है? फायरिंग्स के अंदर, ग्रसनी के अंदर। एंड इज स्वालूड, और वह निगला जाता है। इट इज कॉल्ड डिग्लूटिनेशन, इसे कहते हैं निगलना। डिग्लूटिनेशन माने निगलना। तो कभी कभी पूछते हैं बोलस क्या है, तो बोलस क्या है, इतना समझिए कि मुख गुहा में पाचन की होने के पश्चात जो भोजन होता है उसका स्वरूप चेंज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है बोलस में। ठीक है। नाउ बोलस रीचेज इनटू द फायरिंग्स, कहाँ पहुँच जाएगा? फायरिंग्स में, वहाँ पर स्वालूड हो जाएगा। नाउ इट इज़ नोन एज डिग्लूटिनेशन। क्वेश्चन आता है कि डिग्लूटिनेशन क्या है? डिग्लूटिनेशन मीन्स स्वालोइंग। डिग्लूटिनेशन का मतलब होता है निगलना। फायरिंग्स से भोजन निगला जाता है आसोफेगस के द्वारा। आसोफेगस क्या है? कंडक्टिंग पार्ट है। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम नहीं होते हैं। और नाइव बोलस रीचेज इनटू द स्टमक। ठीक है। डिग्लूटिनेशन का प्रोसेस होता है। डिग्लूटिनेशन का मतलब स्वालोइंग, निगलना। ग्रसनी में, ग्रसनी के द्वारा भोजन निगल लिया जाता है और आसोफेगस से होता हुआ जो बोलस है पहुंच जाता है स्टमक में। आसोफेगस इज ओनली द कंडक्टिंग पार्ट, जिसे हम कहते हैं ग्रास नाल, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम नहीं होते हैं और बोलस का डाइजेशन आसोफेगस के अंदर नहीं होता है। तो बोलस जो है सीधे मुंह गुहा से पहुंच जाता है स्टमक में। ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नाउ द फूड इज रीचेज इनटू द स्टमक। अब बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया भोजन का डाइजेशन माउथ कैविटी में कैसे होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी बात करेंगे, तो इतना समझिए कि माउथ कैविटी के अंदर केवल स्टार्च डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, अन्य भोज्य पदार्थों का नहीं होता है। ओनली द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स इनसाइड द माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी। नो एनी अदर काइंड ऑफ फूड मटेरियल विल बी डाइजेस्टेड हियर। ठीक है। आगे है डाइजेशन इन स्टमक। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन स्टमक। बिफोर starting the digestion in the stomach, I would like to revise the digestion in the mouth cavity. माउथ कैविटी में जैसा कि हम जानते हैं मुख गुहा में, मुख के द्वारा हम प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेकिंग करते हैं, लेते हैं। बट वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट इनसाइड द माउथ कैविटी ओनली द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स, और यू कैन से ओनली द complex polysaccharide as like starch that is converted into the disaccharide, that is the maltose, due to the action of the ptyalin enzyme that is also known as salivary amylase। जैसा कि हम जानते हैं कि माउथ कैविटी के अंदर केवल 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 और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, इस पर टाइलिन एंजाइम जिसको हम सैलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, उसके एक्शन के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है माल्टोज में। लगभग मैक्सिमम 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो बक्कल कैविटी में हो जाता है। ठीक है। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है, रिड्यूसिंग शुगर है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड है। तो पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट हो जाती है डाइसेक्राइड में सैलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। डाइसेक्राइड एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब माउथ के अंदर जो भोजन है, फूड, क्योंकि अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया है लेकिन प्रोटीन और फैट का डाइजेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो भोजन का स्वरूप है वो कन्वर्ट हो जाएगा बोलस में। नाउ फूड इज कन्वर्टेड इनटू बोलस, लुगदी जैसा होता है बोलस। अब बोलस पहुंच जाएगा फायरिंग्स में एंड इज स्वालूड, बाद में वहाँ फायरिंग से निगल लिया जाएगा, और निकलने के बाद पहुंच जाएगा स्टमक में थ्रू द आसोफेगस। अब बोलस पहुंच जाएगा फायरिंग्स में स्वालूड हो जाएगा। इट इज़ नोन एज डिग्लूटिनेशन। डिग्लूटिनेशन मीन्स स्वालोइंग, निगलना। फायरिंग से ले आकर के सीधे स्टमक में जाएगा थ्रू द आसोफेगस। आसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम। आसोफेगस जिसको हम ग्रासनाल कहते हैं, ओनली कंडक्टिंग पार्ट होती है। नो डाइजेशन अकर्स हियर ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम। नाउ द बोलस रीचेज इनटू द स्टमक। अब बोलस कहाँ पहुँच जाएगा? स्टमक के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन इन द स्टमक। आमाशय के अंदर फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन एज वेल एज स्टोरेज। स्टमक का काम क्या है? भौतिक और रासायनिक पाचन, एज वेल एज माने साथ ही साथ स्टोरेज माने भंडारण। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं आमाशय यानी स्टमक में डाइजेशन, तो स्टमक में भी दोनों तरह का डाइजेशन होता है। वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट बोथ द फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन दैट इज अकर्स इन द स्टमक। स्टमक के तीन काम हैं, पहला फिजिकल डाइजेशन, दूसरा केमिकल डाइजेशन, तीसरा एज वेल एज स्टोरेज भंडारण करना। फिजिकल डाइजेशन मीन्स पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। भौतिक डाइजेशन का मतलब होता है क्रमाकुंचन गति। कहाँ पाई जाती है? इन द स्मूथ मसल, जो स्टमक की स्मूथ मसल में होती है। स्टमक की स्मूथ मसल में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्रमाकुंचन संकुचन होता है। एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड इज टेकिंग प्लेस, और भोजन का मैकेनिकल डाइजेशन होता है। फिर स्टमक के अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहाँ पाई जाती है? म्यूकोसा ऑफ स्टमक के अंदर, जो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई कहाँ जाती है? म्यूकोसा ऑफ द स्टमक में। चार तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ऑक्जेनेटिक सेल, चीफ सेल, अर्जेंटाफिल सेल, ठीक है, और एक होती है म्यूकस सेल। तो ऑक्जेनेटिक सेल या पायराइटल सेल जो है HCl को सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। चीफ सेल सिक्रीट करती है एंजाइम जिसका नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। अर्जेंटाफिल सेल का सिक्रीशन किसी चीज़ का सिक्रीशन नहीं करती है। म्यूकस सेल जो होती है म्यूकस का श्रावण करती है, लिसलिसा चिपचिपा पदार्थ होता है। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है? ऑल फोर टाइप ऑफ द सेल फार्मिंग द गैस्ट्रिक जूस। चार की चारों तरह की जो सेल होती हैं वो चारों तरह की जो सेल होती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती हैं, ठीक है। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड सिंथेसाइज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या है? इसका pH होता है 1.5 से 3.0। एंजाइम्स फ्रॉम चीफ सेल। चार तरह की सेल होती है, ऑक्जेनेटिक, चीफ, अर्जेंटाफिन और म्यूकस। चारों सेल मिलकर बना लेती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का pH कितना है? 1.5 से 3.0। ये बहुत कम होता है, इट इज़ वेरी लेसर। ऐसा क्यों है आप सोचिए। क्वेश्चन इस बात का है कि इसका pH कम होता है। तो क्वेश्चन क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्यू टू द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से इसका pH कम हो जाता है, ठीक है। द pH इज लो, वाई? द क्वेश्चन इज दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस का pH 1.5 से 3.0 होता है। एंजाइम फ्रॉम चीफ सेल। चीफ सेल से कौन कौन एंजाइम निकलते हैं? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम हैं। HCl की वजह से जो मीडियम है एसिडिक मीडियम हो जाता है। पहली बात तो HCl का काम देखिए, HCl प्रोवाइडिंग द एसिडिक मीडियम इन द स्टमक। सेकेंड फंक्शन इज इट इज एंटी माइक्रोबियल इन एक्शन, डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड है इट एक्टिवेट करता है किसको? प्रोटियोलिटिक एंजाइम को। इस तरह से जो पेप्सिनोजन है जो इनएक्टिव होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन किसमें? एक्टिव में। तो जो पेप्सिनोजन है जो इनएक्टिव है कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन एक्टिव में। आगे फॉरवर्ड करते हैं और डिस्कस करते हैं। लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस हियर। देखिए नेक्स्ट है आगे, इसके बाद देखिए क्या होगा। जो प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन क्या है? इनएक्टिव है। हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन एक्टिव में। रेनिन क्या होती है? रेनिन जो एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन HCl की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव में। नाउ फर्स्ट टाइम द प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन द स्टमक। पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ स्टार लगा हुआ है। प्रोटीन जो है पेप्सिन की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाएगी पेप्टोन और प्रोटियोजेज में, ठीक है। केसिन जो मिल्क प्रोटीन है
इसको कहते हैं फास्फोप्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस प्रेजेंस रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, बात को ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है, ये जो केसिन मिल्क प्रोटीन होती है, केसिन दैट इज फाउंड इन द, कहाँ पाई जाती है केसिन? केसिन जो होती है मिल्क प्रोटीन है, यानी दूध के अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उसी को केसिन कहते हैं। तो केसिन पर रेनिन का एक्शन होगा और केसिन कन्वर्ट हो जाएगी पैरा केसिन में। पैरा केसिन क्या है, फिर इन पैरा केसिन जो है कैल्शियम की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, पैरा केसिन कन्वर्ट हो जाएगी कैल्शियम पैरा केसिनेट में। कैल्शियम पैरा केसिनेट है, कैल्शियम पैरा केसिनेट, इसको कहते हैं कोआगुलेशन ऑफ मिल्क, इसे कर्ड या दही कहते हैं। फिर क्या होगा, कैल्शियम पैराकेसिनेट जो है पेप्सिन की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में। इस तरह से हो जाएगा प्रोटीन का डाइजेशन। सो द प्रोटीन डाइजेशन अकर्स हियर इन द स्टमक। ठीक है, इसके पहले मैंने बात किया ही था, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, यह मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पर पेप्सिन जो है एक्टिव फार्म में है, क्योंकि ये जो पेप्सिन है एक्टिव है। निकलता किस फार्म में है? इनएक्टिव, जिसका नाम है पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। जो नेचुरल प्रोटीन होती हैं, प्राकृतिक प्रोटीन होती हैं, उस नेचुरल प्रोटीन को पेप्सिन की उपस्थिति में कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में। दूध की जो केसिन प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन, जिसको हम आल्सो फास्फोप्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि फास्फोरस प्रेजेंस होता है। रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में पैराकेसिन में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम पैराकेसिनेट बन जाते हैं, इसको कहते हैं कोआगुलेशन ऑफ मिल्क, रक्त का स्कंदन, जिसे कहते हैं कर्ड या दही। कैल्शियम पैराकेसिनेट पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन और प्रोटीओजेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया प्रोटीन डाइजेशन। अब आगे मूव करते हैं, देखिए ध्यान से। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज की। थर्ड एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज माने होता है फैट स्प्लाइटिंग एंजाइम, वसा को तोड़ने वाले एंजाइम। ओनली पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फैट अकर्स इन द स्टमक। इस बात को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो फैट होता है उसका केवल आंशिक पाचन ही स्टमक के अंदर होता है। फैट का केवल लिटिल डाइजेशन होता है। उसके कारण क्या है? पहली बात तो फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि फैट का डाइजेशन स्टमक में बहुत पार्शियल होता है, बहुत आंशिक होता है, बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है। क्यों? क्योंकि फैट को डाइजेशन के लिए प्रॉपर इमल्सिफिकेशन चाहिए। विदाउट प्रॉपर इमल्सिफिकेशन, बिना प्रॉपर इमल्सिफिकेशन के फैट इज नॉट डाइजेस्टेड कम्प्लीटली। फैट का डाइजेशन कम्प्लीटली पूरी तरह से नहीं हो सकता है। सो ओनली ये लिटिल डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक, और केवल थोड़ा ही डाइजेशन स्टमक में होता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन में जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, जैसे एक फैट का बड़ा ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, फैट छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है और एंजाइम को एक्शन करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। उसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर वन। सो वन लार्ज फैट मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सो मेनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, that's why the surface area will be increases, and after the increasing surface area the enzyme getting their sites for their more action, that's why the proper digestion of the fat occurs। तो होता क्या है? फैट प्रॉपर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। किसके द्वारा होता है? बाइल साल्ट। बाइल साल्ट कौन है? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टाउरोकोलेट। अब देखिए, ओनली इमल्सिफाइड फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। तो क्वेश्चन है कि स्टमक के अंदर किस तरह के फैट का डाइजेशन होता है? ओनली द इमल्सिफाइड फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर केवल इमल्सिफाइड फैट का ही डाइजेशन होता है, यानी ऐसे फैट जो ऑलरेडी इमल्सिफाइड है, जो ऑलरेडी जो है लार्ज फैट ग्लोब्यूल से स्मॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसे कीज है, पनीर है, बटर है, इन्हीं का डाइजेशन होता है स्टमक में। देयर इज नो फैट डाइजेशन अकर्स इन द ड्यूडेनम। फैट का डाइजेशन ड्यूडेनम में नहीं होता है, मतलब स्टमक में नहीं होता है। जैसे आयल है, घी है, इनका जो है इसके अंदर नहीं होता है, क्या कहते हैं, स्टमक के अंदर, क्योंकि विदाउट प्रॉपर इमल्सिफिकेशन। ठीक है, नाउ स्टमक कन्वर्ट द फूड इनटू काइम। कुल मिला करके
दो कारण है, दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, एक तो पहली बात, गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वह लो पीएच पर एक्शन बहुत कम कर पाता है, क्योंकि यहाँ का स्टमक के अंदर पीएच कम रहता है और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है लो पीएच पर एक्शन नहीं करता है, इसकी वजह से फैट डाइजेशन नहीं होता है। दूसरी बात, फैट को डाइजेशन करने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए इमल्सिफिकेशन चाहिए। इमल्सिफिकेशन स्टमक में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमल्सिफिकेशन होता है बाइल साल्ट के द्वारा और बाइल साल्ट मिलते हैं ड्यूडेनम में, इसलिए फैट का प्रॉपर इमल्सिफिकेशन स्टमक में नहीं हो पाता है और फैट का डाइजेशन बहुत कम होता है स्टमक में। स्टमक में उन्हीं का ऐसे ही फैट का डाइजेशन होता है जो इमल्सिफाइड फैट है, जैसे चीज और बटर। अब इसके बाद स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन हो गया और पार्शियल फैट का डाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, पार्शियल फैट डाइजेस्ट हो गए, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई, कार्बोहाइड्रेट पहले से ही माउथ कैविटी में डाइजेस्ट थे। अब जो बोलस था वो कन्वर्ट हो जाएगा काइम में। नाउ इन द स्टमक फूड इज कन्वर्टेड इनटू काइम। अब स्टमक जो है के अंदर जो है फूड कन्वर्ट हो जाएगा काइम में, लेई जैसा पदार्थ होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन के द्वारा, एज वेल एज केमिकल डाइजेशन, साथ में ही केमिकल डाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इतनी आज हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 2। वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।